नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। आप सभी लोगों का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। जल्दी से सारे लोग आ जाएगा। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग सेशन को एक बार अपने अपने स्तर पर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। इसके अलावा आप मेरी इंस्टा आईडी और टेलीग्राम आईडी से जुड़ सकते हैं जहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ और इसके साथ ही साथ और बहुत ही सारे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहती है। तो आप इंस्टा और टेलीग्राम अगर आप यूज़ करते हैं तो बिल्कुल वहाँ पर जुड़ सकते हैं, निश्चित रूप से आपके लिए यूज़फुल होगा। चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहले प्रश्न की बात करेंगे, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। देखो, अगर हम लोग जापान की बात करते हैं तो जापान को क्या करते हैं, जापान जो है इसको भूकंपों का देश कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं तो जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे जापान की तो जापान को द्वीपों का देश कहा जाता है। बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों को मिला करके बना है, इसलिए जापान को द्वीपों का देश भी कहा जाता है। जापान की अगर हम लोग बात करेंगे उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं तो जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। जापान की अगर हम लोग राजधानी की बात कर लें, जापान की राजधानी क्या हो जाएगी, जापान की राजधानी हो जाएगी टोक्यो हो जाएगी। मुद्रा अगर हम लोग बात करेंगे तो मुद्रा क्या हो जाएगी, मुद्रा हो जाएगी जापान की येन। संसद की अगर हम लोग बात करेंगे, संसद क्या हो जाएगी तो संसद हो जाएगी डाइट हो जाएगी। भारत और जापान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, तो देखिए दो महत्वपूर्ण है। कौन कौन से, एक होता है धर्म गार्जियन, भारत और जापान के बीच में एक होता है धर्म गार्जियन और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है वीर गार्जियन। ठीक है, धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन ये दोनों अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज किसके, भारत और जापान के बीच में होती है। ठीक भाई बात। जापान में अगर हम लोग बात करेंगे होन्शु द्वीप, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये तेल के लिए प्रसिद्ध है। पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है। ठीक है, वेलेस्ली कैनिंग, विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड रिपन, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, जो स्थानीय स्वशासन के जो जनक माने जाते हैं इन्हीं के समय में क्या होगा, 1881 में पहली नियमित जनगणना। ठीक है, भारत में जो पहली नियमित जनगणना होगी तो नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में इसी गवर्नर जनरल के समय से होती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे 1881 में इनके समय में पहला कारखाना अधिनियम आता है। ठीक है, क्या होगा तो 1881 में पहला जो कारखाना अधिनियम है वो इसी गवर्नर जनरल के समय में आ रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो इनके समय में 1882 में हंटर आयोग आता है। कौन सा, हंटर आयोग आएगा और ये हंटर आयोग किससे संबंधित है, तो ये शिक्षा से संबंधित। हंटर आयोग की बात करेंगे किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। इन्हीं के समय में इल्बर्ट बिल विवाद होता है। ठीक है, क्या होगा तो इल्बर्ट बिल विवाद की अगर हम लोग बात करेंगे तो इल्बर्ट बिल विवाद भी इसी गवर्नर जनरल के समय में होता है। ठीक है, इसी गवर्नर जनरल के समय में क्या हो जाएगा, जो हम सिविल सेवा की बात करेंगे तो सिविल सेवा में शामिल होने की जो आयु है, सिविल सेवा में शामिल होने की जो आयु है उसको 19 वर्ष से बढ़ाकर कितना, 21 वर्ष कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या होगा तो 19 साल से बढ़ा करके 21 साल कर दिया जाएगा सिविल सेवा में शामिल होने की आयु। तो ये सारे काम किस महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल के समय में हो रहे हैं, लॉर्ड रिपन के समय में हो रहे हैं। इनका समय क्या है, इनका समय है 1880 से लेकर के 84 का, और ये सारे महत्वपूर्ण कार्य इन्हीं के समय में हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से किसने 1934 में सबसे पहले संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया। नेहरू, गांधी, जेपी नारायण या फिर एम.एन. राय, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा जो है, संविधान सभा की बात सबसे पहले किस पार्टी ने की थी, संविधान सभा की बात किस पार्टी ने की थी, किस दल ने सबसे पहले की थी, तब आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे स्वराज पार्टी। ठीक है, कौन सी पार्टी, अगर आपसे पार्टी की बात हो तो सबसे पहले स्वराज पार्टी ने कब 1923 में स्थापना होगी। कौन कर रहे हैं तो सी.आर. दास कर रहे हैं और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ये दोनों लोग स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं और स्वराज पार्टी सबसे पहले संविधान सभा की बात करती है। लेकिन व्यक्तिगत रूप में अगर आपसे बात करें कि व्यक्तिगत रूप से 1934 में किसने संविधान सभा की बात की थी, तब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम.एन. राय। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न का आंसर करेंगे, वर्तमान कंप्यूटर में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है जिसको पूरी दुनिया के द्वारा स्वीकार किया गया है।
चौथे प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग अपने अपने स्तर पर सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दिएगा, ताकि बाकी जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए, जिन लोगों तक ये सेशन नहीं पहुंच पाए, तो वो सारे लोग जुड़ जाए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, ASCII। अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए, तो क्या हो जाएगा? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचैट। ठीक है, क्या हो जाएगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचैट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पांचवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। व्हेन द रिवर स्लीप्स नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? व्हेन द रिवर स्लीप्स क्या हो जाएगा? पांचवें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे और सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा, ताकि बाकी लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? स्टेरीन कायर हो जाएंगे, व्हेन द रिवर स्लीप नामक पुस्तक के लेखक। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छठवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? अगर नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत की बात करें तो शुरुआत कब से हो रही है? 1901 से हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए पहले कितने क्षेत्रों में दिए जाते थे, तो पहले 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। ठीक है, बाद में क्या होगा? 1968 से अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत की गई। पहले 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, इसके बाद वर्ष 1968 से अर्थशास्त्र में भी दिए जाने शुरू कर दिए गए। तो कुल मिलाकर के अब कितने क्षेत्रों में? तो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पहले भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला, पहले भारतीय अर्थशास्त्री, तो कौन हो जाएंगे? तो 1998 में अमर्त्य सेन को मिला है। ठीक है, किसको? अमर्त्य सेन को मिला है। ये पहले भारतीय अर्थशास्त्री हैं नोबेल पुरस्कार पाने वाले। ऑप्शन संख्या क्या होगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 7वें प्रश्न का आंसर करेंगे। जल्लीकट्टू उत्सव का संबंध किस उत्सव से है? बताइएगा, जल्लीकट्टू का संबंध किस उत्सव से है? त्रिचूर से, कार्तिक से, ओणम से या फिर पोंगल से? देखो, ओणम जो है ये कहाँ पर? ये केरल में मनाया जाता है। ठीक है, ओणम उत्सव की बात करेंगे, ये कहाँ पर? केरल में। जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ पर होता है? जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में होता है। ठीक है, जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में होता है। और जल्लीकट्टू का संबंध किससे है? पोंगल से है। और ये पोंगल जो है इसका भी आयोजन कहाँ पर? तमिलनाडु में होता है। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर भी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 8वें प्रश्न का आंसर करेंगे। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? 8वें प्रश्न का आंसर करेंगे। देखो, अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी जो है, तो गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा? अगर आपसे पूछा जाए महात्मा किसने कहा है, तो महात्मा कहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, किसने कहा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को सबसे पहले महात्मा कहा है। कब कहा है? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह की बात। ठीक है, 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को सबसे पहले महात्मा कहा था। गांधी जी की अगर हम लोग बात करें, इनको सबसे पहले बापू किसने कहा है? तो बापू कहा है राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, किसने कहा है? तो बापू सबसे पहले कहा है राजकुमार शुक्ल ने। अब अगर बात करें गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा है, तो ये कहा है सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। ए सुटेबल बॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या होगा? विक्रम सेठ अरोड़ा री हो जाएंगे, अमृता प्रीतम हो जाएंगे, या महाश्वेता देवी। ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक ऑप्शन संख्या ए विक्रम सेठ की पुस्तक है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 10वें प्रश्न का आंसर करेंगे। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? देखो, जो ये नेपाली भाषा है, तो नेपाली भाषा को 71वां संशोधन, ठीक है, कौन सा? तो नेपाली भाषा को 71वां संशोधन 1992 के द्वारा, 71वां संशोधन 1992 के द्वारा क्या किया गया है? तो 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, क्या किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 71वें संशोधन के द्वारा कितनी भाषा? तो 3 भाषा जोड़ी जा रही हैं, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। ठीक है, नेपाली, कोंकणी
और मणिपुरी। तो 3 भाषाओं को 71वें संशोधन के द्वारा 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ठीक है। नेपाली भाषा की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये नेपाल से सटे हुए जो क्षेत्र है वहीं पर बोली जाएगी, और नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र कौन सा है? सिक्किम। तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 11वें प्रश्न का आंसर करेंगे, श्रीकांत ने भारत में किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है? अर्जुन पुरस्कार की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये खेल के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए, खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। शुरुआत कब से हुई है? 1961 से इसकी शुरुआत होती है। 2023 में अगर आपसे पूछा जाए 2023 में कुल कितने लोगों को दिया गया है? तो 26 लोगों को दिया गया। ठीक है, कितने लोगों को? अर्जुन पुरस्कार की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो 2023 में कुल 26 लोगों को दिया गया है। 1961 से शुरुआत हुई है। श्रीकांत की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बैडमिंटन खेल से, किससे? बैडमिंटन से। बिलियर्ड से अगर आपसे पूछा जाए कौन से खिलाड़ी जुड़े हैं, तो बिलियर्ड से पंकज आडवाणी जुड़े हैं। ठीक है, कौन जुड़े हैं? बिलियर्ड से अगर आपसे पूछा जाए तो पंकज आडवाणी जुड़े हैं। मुक्केबाजी से अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन है? तो मैरी कॉम और लवलीना का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, मैरी कॉम और लवलीना का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये मुक्केबाज प्लेयर हैं। ठीक है, शतरंज की बात करेंगे तो शतरंज में विश्वनाथन आनंद का आपने नाम सुना होगा। आगे बढ़ेंगे 12वें प्रश्न की तरफ। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? ठीक है, बताइएगा। देखो, अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में तो आपको दशावतार मंदिर देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा? दशावतार मंदिर देखने को मिलेगा, है ना। अयोध्या का राम मंदिर देखने को मिलेगा। खजुराहो मंदिर की बात करेंगे, ये आपको कहाँ पर? मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। और इसका निर्माण किसने कराया है? तो चंदेल वंश के राजाओं ने कराया है। कौन? चंदेल राजा कराए हैं। नाम अगर आपसे पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे? तो धंगदेव हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? धंगदेव हो जाएंगे। राजस्थान में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? राजस्थान में आपको दिलवाड़ा जैन मंदिर देखने को मिलेगा। कौन सा? दिलवाड़ा जैन मंदिर आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको अजंता और एलोरा देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या होगा? तो अजंता और एलोरा ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 13वें प्रश्न की तरफ। 13वें प्रश्न का आंसर करेंगे, दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष हुई? चलिए जल्दी से बताइएगा, दूरदर्शन की स्थापना। देखो 1936 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1936 में क्या होता है? 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत होती है। ठीक है, क्या होगा? ऑल इंडिया रेडियो की जो शुरुआत है ये 1936 में होगी। 1959 में इसका नाम बदल करके आकाशवाणी दूरदर्शन कर दिया जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 14वें प्रश्न का आंसर करेंगे, बुलंद दरवाजा के द्वारा बनवाया गया। बुलंद दरवाजा कौन बनवाया भाई? बुलंद दरवाजे की अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन बनवाता है? तो हुमायूं, अकबर, बाबर या फिर औरंगजेब। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? जितने भी मेरे भाई बहन अभी तक सेशन को लाइक शेयर नहीं किए तो सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज के सेशन में कराने वाला हूँ, टॉप 50 एमसीक्यूज कराऊंगा। ठीक है, तो सेशन को एक बार लाइक और शेयर जल्दी से कर दो। बुलंद दरवाजा की बात करेंगे तो बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया। और किस विजय के उपलक्ष्य में करवाएंगे? तो 1601 में अगर हम लोग बात करते हैं तो 1601 में अकबर ने असीरगढ़ की विजय की थी। ठीक है, कौन सी? तो असीरगढ़ की विजय की थी, और ये अकबर की अंतिम विजय। 1601 में अकबर ने असीरगढ़ की विजय की है और ये अकबर की अंतिम विजय है। और इसी विजय के उपलक्ष्य में अकबर क्या करते हैं? बुलंद दरवाजे का निर्माण कराते हैं। ठीक है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या किए थे? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने क्या किया था? आगरा में फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। ठीक है, क्या किया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने कराया था। और बुलंद दरवाजे का निर्माण 1601 में असीरगढ़ की विजय के उपलक्ष्य में कराया था। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। 15वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, लेबोर्न जेम्स कौन सा अंतरराष्ट्रीय खेल खेलते हैं? किस अंतरराष्ट्रीय खेल से संबंधित है? 15वें प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे, लेबोर्न जेम्स की बात करेंगे तो किस अंतरराष्ट्रीय खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी, बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, किससे? ऑप्शन संख्या सी, बास्केटबॉल से संबंधित है। चलो 16वें प्रश्न की बात करेंगे, पृथ्वी की पपड़ी का मुख्य अंश मुख्य रूप से गठित होता है। बताइएगा, पृथ्वी की पपड़ी का मतलब किसकी बात कर रहा है? पृथ्वी की पपड़ी का मतलब सबसे ऊपरी परत की बात कर रहा है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत की बात कर रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे तो पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से गठित होता है। पपड़ी का मतलब सबसे ऊपरी परत की बात कर रहा है, और सबसे ऊपरी परत जो होती है ये किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है ऑक्सीजन और सिलिकॉन की। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई भाई बहन आयरन आंसर कर रहे हैं तो आपको पता है आयरन सबसे आंतरिक भाग में मिलती है।
ठीक है। अगर हम लोग आयरन की बात करेंगे तो ये पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत नहीं बल्कि सबसे आंतरिक परत में मिलती है, सबसे आंतरिक वाले हिस्से में मिलती है। तो ऑप्शन संख्या सी नहीं होगा बल्कि यहाँ पर ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 17वें प्रश्न का आंसर करेंगे, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? अकबर के दरबारी संगीतकार के रूप में किसे नियुक्त किया था? क्या हो जाएगा? अबुल फजल, मीर तानसेन, बीरबल या फिर टोडरम। देखो अबुल फजल की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने आईने अकबरी या फिर अकबरनामा की रचना की है। ठीक है, क्या किया है? आईने अकबरी या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं अकबरनामा की रचना की है। आईने अकबरी या अकबरनामा आपसे पूछा जाए तो इसकी रचना अबुल फजल ने की है। दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसको? तानसेन को नियुक्त किया था। बीरबल की अगर वास्तविक नाम बात करें तो बीरबल का वास्तविक नाम क्या होगा? महेश दास। बीरबल का वास्तविक नाम क्या है? महेश दास। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 18वें प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है? वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? देखो 61वां जो संशोधन है, 61वां संशोधन की अगर हम लोग बात करेंगे 1989, तो ये संशोधन किसके समय में होगा? राजीव गांधी जी के समय में होता है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, इन्हीं के समय में ये संशोधन लाया गया और इसके द्वारा वोट देने की जो आयु है, वोट देने की आयु इसको 21 से घटाकर क्या कर दिया गया? वोट देने की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, कितना कर दिया गया? तो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। वोट देने की न्यूनतम आयु ऑप्शन संख्या डी 18 वर्ष है। किस अनुच्छेद में वोट देने का आपको अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 326 में वोट देने का अधिकार दिया गया। 19वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया? तो कौन से स्मारक से किया है बताइएगा? किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाबोधि मंदिर समूह। ये आपका कहाँ पर? बोधगया में पड़ेगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक भाई बात, ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 20वें प्रश्न का आंसर करेंगे, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा की बात करेंगे। ठीक है, तो लोकसभा क्या होता है? लोकसभा का प्रावधान आपका आर्टिकल 81 में किया गया है। लोकसभा क्या है? प्रथम सदन है। ठीक है, प्रथम सदन है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे क्या है? निम्न सदन है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे क्या है? लोकप्रिय सदन है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है। ठीक है, अस्थायी सदन है। मैक्सिमम मेंबर की अगर हम लोग बात करेंगे कि मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम मेंबर जो है वो हो सकते हैं 550 हो सकते हैं। अगर वर्तमान की बात करेंगे, करंट नंबर अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 543 हो जाएगा। ठीक भाई बात। और यहाँ पर अगर हम लोग एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो एससी कैटेगरी के लिए कितनी सीटें? 84 सीटें एससी कैटेगरी के लिए। और एसटी कैटेगरी के लिए अगर हम लोग बात करेंगे कितनी? तो 47 सीटें। कुल मिलाकर के अगर हम लोग बात करेंगे कितनी? तो एससी एसटी कैटेगरी के लिए दोनों आपसे पूछा जा रहा है, अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों पूछा जा रहा है, तो दोनों के लिए कुल मिलाकर के बात करेंगे तो कितनी? 131 सीटें आरक्षित हैं। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 21वें प्रश्न का आंसर करेंगे, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है? अलाई दरवाजा निर्माण किसने कराया इसका? तो अलाई दरवाजा का निर्माण कराया है अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया है? अलाई दरवाजा का निर्माण कराया है। ठीक है, और ये किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी, कुतुब मीनार में स्थित है। अलाई दरवाजा निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया और ये कुतुब मीनार में स्थित है। 22वें प्रश्न का आंसर करना, कोंकणी किस राज्य की शासकीय भाषा है? कोंकणी की अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन से संशोधन से? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था 71वां संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी भाषा को क्या किया गया है? 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और कहाँ पर ये कोंकणी भाषा बोली जाती है? 22वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा दमन-दीव। ठीक है, कोंकणी किस राज्य की राजभाषा है? तो ये दमन-दीव की राजभाषा है। ठीक भाई बात। इसके अलावा याद रखिएगा गोवा की राजभाषा भी कोंकणी है। ठीक है, गोवा, दमन-दीव इन सब की राजभाषा क्या है? कोंकणी है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 23वें प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है?
ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो ये भारत का क्या हो जाएगा, ये भारत का समुद्री राज्य है, ठीक है, ये भारत की समुद्री सीमा है। अगर इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, इसकी अगर हम लोग लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी तटीय सीमा की 6100 किलोमीटर हो जाएगी। अगर इसमें हम लोग लक्षद्वीप और इधर की तरफ जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इनको भी जोड़ देते हैं तब लंबाई कितनी हो जाएगी, तब लंबाई हो जाएगी लगभग 7500 किलोमीटर। आपसे सबसे लंबी तटरेखा वाले जो है समुद्री राज्य पूछे जा रहे हैं, तो देखो सबसे लंबी जो समुद्री तट वाली जो राज्य हैं तो पहले नंबर पर कौन आता है, पहले नंबर पर आता है गुजरात, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन आएगा, दूसरे नंबर पर आएगा आंध्र प्रदेश, गुजरात आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पर आपका आएगा तमिलनाडु, चौथे नंबर पर आएगा महाराष्ट्र, ठीक है। तो याद रखिएगा गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ठीक है। सबसे लंबी तटरेखा किसकी हो जाएगी, तो गुजरात की हो जाएगी, ठीक है। सबसे छोटी अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे छोटी क्या हो जाएगा, तो गोवा की तटरेखा हो जाएगी। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 24वें प्रश्न का आंसर करेंगे, लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो लोकसभा की बात करेंगे, मैक्सिमम मेंबर, मिनिमम नंबर, है ना, सबकी हम लोगों ने बात किया। प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन। 81 अनुच्छेद 81 में प्रावधान किया गया है सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे 25वें प्रश्न का आंसर करेंगे, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए बताइएगा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सचिन तेंदुलकर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है, इनकी पुस्तक का नाम है प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की पुस्तक हो जाएगी। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी, तो युवराज सिंह की पुस्तक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 26वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। 26वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अबू धाबी किस देश की राजधानी है। अबू धाबी की बात करेंगे, किस देश की राजधानी है, चलिए बताइएगा। तो संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया या फिर इटली, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो अबू धाबी जो है ये संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। मुद्रा अगर हम लोग बात करेंगे, मुद्रा क्या हो जाएगा, मुद्रा हो जाएगा दिरहम, ठीक है, क्या हो जाएगा, दिरहम। नीदरलैंड की राजधानी बात करेंगे, नीदरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगा, एम्स्टर्डम हो जाएगा, ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम हो जाएगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या होगा, सियोल हो जाएगा, ठीक है, क्या है, सियोल है। इटली की बात करेंगे, इटली की राजधानी क्या है, तो इटली की राजधानी जो है ये हो जाएगा रोम हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इटली की राजधानी अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रोम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूएई की राजधानी अबू धाबी है और मुद्रा दिरहम हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 27वें प्रश्न का आंसर करना, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, चलिए ये बताइएगा। तो नीति आयोग की अगर हम लोग बात करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया स्थापना कब होगी, तो नीति आयोग की स्थापना होती है 2015 में, ठीक है। कैसा, तो गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है, नीति आयोग कैसा, तो गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। स्थापना कब हो रही है, 2015 में। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। नीति आयोग का वर्तमान में अगर आपसे उपाध्यक्ष पूछ ले तो उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो उपाध्यक्ष सुमन बेरी है, ठीक है, कौन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है, ठीक भाई बात। चलो ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 28वें प्रश्न का आंसर करेंगे, माई ट्रुथ नामक पुस्तक किसकी है। माई ट्रुथ नामक पुस्तक किसकी है, खुशवंत सिंह की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनकी पुस्तक का नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रेन, ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान, है ना, ट्रेन टू पाकिस्तान जो है ये क्या हो जाएगा, तो ये खुशवंत सिंह की पुस्तक का नाम है। किरण बेदी की अगर हम लोग बात करेंगे, किरण बेदी की पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम है फियरलेस गवर्नेंस, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो फियरलेस गवर्नेंस, ठीक है, फियरलेस गवर्नेंस जो है ये किरण बेदी की पुस्तक हो जाएगा। नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, एग्जाम वॉरियर, ठीक है, क्या होगा, एग्जाम वॉरियर, ये नरेंद्र मोदी की पुस्तक का नाम है। माई ट्रूथ किसकी पुस्तक, इंदिरा गांधी की पुस्तक हो जाएगी। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29वें प्रश्न का आंसर करेंगे, 13 ताली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, बताइएगा। 13 ताली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर कर्नाटक। 29वें प्रश्न का आप सभी लोगों का आंसर करना है।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। इसके अलावा याद रखिएगा राजस्थान में घूमर नृत्य भी, ठीक है, कौन सा, तो राजस्थान में घूमर नृत्य भी प्रसिद्ध है। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, तीसरे प्रश्न का आंसर करेंगे। कुतुब मीनार स्थित है, बताइएगा कुतुब मीनार ये कहाँ पर स्थित है, इस प्रश्न का आंसर करना है। देखो इसका निर्माण कौन कराते हैं, तो इसका निर्माण कराते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, ऐबक इसका निर्माण कराते हैं, शुरू कराते हैं, लेकिन ऐबक की मृत्यु हो जाएगी, तो इसको पूर्ण कराने का जो कार्य है, जो कुतुब मीनार है इसको पूर्ण कराने का कार्य ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने किया, ठीक है, कितने किया, तो इल्तुतमिश ने किया। कुतुब मीनार में आपसे पूछा जाए कितनी मंजिलें हैं, तो 5 मंजिलें। कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं, तो 5 मंजिलें हैं। शुरुआत कराते हैं ऐबक, लेकिन इसको पूरा कराएंगे इल्तुतमिश। कहाँ पर है ये, तो कुतुब मीनार दिल्ली में। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 31वें प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान सभा की कुल कितने दिनों की बैठक हुई है, बताइएगा। संविधान सभा में अगर हम लोग बात करेंगे तो कुल अधिवेशनों की जो संख्या होगी, तो अधिवेशन कितने होते हैं, 12 होते हैं। वाचन की अगर हम लोग बात करेंगे कि वाचन कितने होते हैं, 3 होते हैं। संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन, तो 12 अधिवेशन होंगे। कितने वाचन होंगे, 3 वाचन होंगे। और संविधान सभा की कुल कितने दिनों की बैठक होती है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कुल 165 दिनों की बैठक होती है, ठीक है, कितने दिनों की, तो कुल 165 दिनों की बैठक होती है। आगे बढ़ेंगे, चलिए 32वें प्रश्न का आंसर करेंगे। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है, ठीक है, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है, छत्तीसगढ़। देखो छत्तीसगढ़ की राजधानी अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, अटल नगर हो जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो जाएगा, अटल नगर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगा, आपको शिमला पता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, शिमला हो जाएगा। झारखंड की बात करेंगे, राजधानी क्या हो जाएगा, रांची हो जाएगा। गोवा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। गोवा की राजधानी पणजी है और कौन सी नदी के किनारे है, तो मांडवी नदी के किनारे। गोवा की राजधानी पणजी कौन सी नदी किनारे है, तो मांडवी नदी के किनारे है, और मांडवी नदी पर दूध सागर जलप्रपात, ठीक है, कौन सा, तो दूध सागर जलप्रपात है कौन सी नदी पर, मांडवी नदी पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 33वें प्रश्न का आंसर करेंगे। औरंगजेब का पुत्र था, बताइएगा औरंगजेब किसका पुत्र था। औरंगजेब की अगर हम लोग बात करें तो इसे शाही दरवेश कहा जाता है, ठीक है, क्या करते हैं, तो इसे शाही दरवेश कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब को शाही दरवेश, जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब का समय क्या है, तो औरंगजेब का जो समय है ये है 1658 से लेकर के 1707 का, ठीक है, 1658 से लेकर के 1707 का औरंगजेब का समय है। और औरंगजेब किसका पुत्र था, तो ये शाहजहां का पुत्र था। शाहजहां का अगर आपसे प्रारंभिक नाम पूछा जाए तो शाहजहां का प्रारंभिक नाम क्या हो जाएगा, खुर्रम हो जाएगा, ठीक है, क्या है, तो शाहजहां का प्रारंभिक नाम खुर्रम है। और शाहजहां का बेटा था औरंगजेब, जिसको शाही दरवेश और जिंदा पीर भी कहा जाता है। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 34वें प्रश्न का आंसर करेंगे। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, लोकसभा के पहले स्पीकर। अगर आपसे वर्तमान स्पीकर पूछ ले, वर्तमान अध्यक्ष पूछ ले लोकसभा के, तो कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे ओम बिड़ला, ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो ओम बिड़ला जो है ये वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है। अगर आपसे पहले अध्यक्ष पूछा जाए लोकसभा के, तो ये कौन हो जाएंगे, गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएंगे। राधा कृष्णन की बात करेंगे तो ये क्या थे, तो ये पहले उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। लाल बहादुर शास्त्री की अगर हम लोग बात करेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, किसके नाम से, मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है लाल बहादुर शास्त्री को। आगे बढ़ेंगे 35वें प्रश्न का आंसर करेंगे। पंचमहल किस में स्थित है, बताइएगा पंचमहल कहाँ पर स्थित है, तो हवा महल में, ग्वालियर के किले में, फतेहपुर सीकरी में या आगरा के किले में। पंचमहल का निर्माण कौन कराते हैं, तो अकबर कराते हैं, ठीक है, कौन कराएंगे, अकबर कराते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है, ठीक है, कहाँ पर, तो फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है। पंचमहल निर्माण अकबर के द्वारा कराया जाता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 36वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। माले की राजधानी क्या, माले राजधानी, बताइएगा माले किस देश की राजधानी, ये आप लोगों को बताना है। माले किस देश की राजधानी है, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो देखो मॉरिशस की अगर हम लोग बात करेंगे, मॉरिशस की राजधानी क्या हो जाएगी, पोर्ट लुइस हो जाएगी, ठीक है, मॉरिशस की राजधानी क्या होगा, पोर्ट लुइस हो जाएगी। केनिया की राजधानी अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, नैरोबी हो जाएगा, ठीक है, नैरोबी हो जाएगा, ठीक है, केनिया की राजधानी क्या हो जाएगा भाई, अगर हम लोग बात करेंगे
ठीक है। केन्या की अगर हम लोग बात करेंगे तो राजधानी क्या हो जाएगा, नैरोबी हो जाएगा, ठीक है, नैरोबी हो जाएगा। अल्जीरिया की बात करेंगे, अल्जीरिया की राजधानी क्या हो जाएगा, अल्जीरियर्स हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्जीरियर्स, तो ये अल्जीरिया की राजधानी हो जाएगा। मालदीव कहाँ की राजधानी है, तो मालदीव माले की राजधानी, मालदीव की राजधानी क्या है, माले है, ठीक है, मालदीव की राजधानी क्या है, माले। मालदीव अगर हम लोग बात करते हैं तो राजधानी तो माले हो गई, ठीक है, माले हो गई। संसद अगर हम लोग बात करेंगे तो संसद का नाम क्या हो जाएगा, संसद का नाम है मजलिस, ठीक है, क्या नाम है, तो मजलिस संसद का नाम है मालदीव के। अगर आपसे पूछा जाए भारत और मालदीव के बीच में कौन से अभ्यास होते हैं, भारत और मालदीव के बीच में, तो देखो एक एक्वेरिन अभ्यास होता है, ठीक है, कौन सा, एक्वेरिन अभ्यास होता है, और दूसरा एकथा अभ्यास होता है, ठीक है, दो अभ्यास, एक्वेरिन और एकथा अभ्यास, ये भारत और मालदीव के बीच में होते हैं। मालदीव एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो सबसे छोटा देश मालदीव है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, 37वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। इंग्लैंड में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर है, ठीक है, तो अभी इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, और इन खेलों में अगर हम लोग बात करते हैं भारत की, तो भारत ने कुल क्या किया है, भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं, ठीक है, कितने पदक, भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं, जिसमें अगर हम लोग बात करेंगे कितना, तो 22 स्वर्ण हो जाएगा, 22 स्वर्ण पदक जीता है, 16 रजत पदक जीता है, और अगर हम लोग बात करेंगे 23 कांस्य पदक भारत ने जीता है। कुल पदकों की संख्या 61 हो जाएगी, 61 पदक भारत ने जीता है, और भारत का स्थान क्या है, तो चौथा है, ठीक है। इंग्लैंड में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पदक तालिका में चौथा स्थान है। कुल कितने पदक, तो 61 पदक भारत ने जीते हैं, 22 स्वर्ण, 16 रजत, 23 कांस्य। चलिए आगे बढ़ेंगे, 38वें प्रश्न का आंसर करेंगे। 49 डिग्री समानांतर रेखा किन के बीच सीमा निर्धारित करने का काम करती है, 49 डिग्री समानांतर रेखा, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनकी बीच सीमा 38 डिग्री समानांतर रेखा, ठीक है, इनके बीच सीमा कौन बनाता है, तो 38 डिग्री समानांतर रेखा इनके बीच सीमा बनाती है, ठीक है, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में, ठीक है। अच्छा, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया देखो दो जगह दे दिया ऑप्शन है ना, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया दो जगह, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, अमेरिका और कनाडा के बीच में, ठीक है, अमेरिका और कनाडा के बीच में 49 डिग्री समानांतर रेखा बनाती है, सीमा बनाती है। 39वें प्रश्न का आंसर करेंगे। एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, क्या हो जाएगा, तो बताइएगा, पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए किस अंतरराष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई है, क्या करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए जल्दी से 39वें प्रश्न का आंसर करेंगे, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, ग्रीन पीस की स्थापना की गई है। कब वो स्थापना होगी, तो 1971 में, 1971 में इसकी स्थापना कनाडा में की जाती है, ठीक है, ग्रीन पीस की स्थापना 1971 में कनाडा में की जाएगी। लेकिन अगर आपसे इसका मुख्यालय पूछा जाए तो मुख्यालय इसका एम्स्टर्डम हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इसका मुख्यालय जो है वो एम्स्टर्डम हो जाएगा। 1971 में कनाडा में इसकी स्थापना हुई है ग्रीन पीस की, और इसका मुख्यालय जो है वो एम्स्टर्डम है। चलिए 40वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। 40वां प्रश्न, नेमसेक नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, लेखक कौन है। नेमसेक किसकी रचना है, विक्रम सेठ की है, झुम्पा लाहिड़ी की है, किरण देसाई की है, या फिर शोभा डे की है। चलिए जल्दी से बताइएगा। और जितने भी मेरे भाई बहनों ने अभी तक सेशन को लाइक शेयर नहीं किया, तो सेशन को प्लीज़ एक बार आप सभी लोगों से निवेदन है कि सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि बाकी लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। बताइएगा क्या हो जाएगा, नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी झुम्पा लाहिड़ी हो जाएगी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, झुम्पा लाहिड़ी। 41वें प्रश्न का आंसर करेंगे। कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है, कुडनकुलम परियोजना कर्नाटक में। अगर हम लोग बात करेंगे तो कर्नाटक में कौन सी परियोजना हो जाएगी, कर्नाटक में कैगा परियोजना हो जाएगी, ठीक है, कर्नाटक में कौन सी, कैगा परियोजना। अगर हम लोग रावत भाटा की बात करेंगे, रावत भाटा कहाँ पर हो जाएगी, रावत भाटा परियोजना, तो रावत भाटा जो परियोजना है ये आपकी राजस्थान में हो जाएगी, ठीक है, कहाँ पर, रावत भाटा परियोजना राजस्थान में हो जाएगी। काकड़ा पाड़ अगर हम लोग बात करेंगे, काकड़ा पाड़ कहाँ पर होगी, काकड़ा पाड़ जो है ये आपकी गुजरात में हो जाएगी, ठीक है, कहाँ पर, तो काकड़ा पाड़ आपकी गुजरात में हो जाएगी। नरौरा अगर हम लोग बात करेंगे, नरौरा कहाँ पर हो जाएगी, तो ये यूपी में हो जाएगी। कुडनकुलम की बात करेंगे, कुडनकुलम कहाँ पर होगी, तो ये तमिलनाडु राज्य में हो जाएगी। ऑप्शन संख्या क्या होगा, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, कुडनकुलम परियोजना तमिलनाडु राज्य।
चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 42वें प्रश्न का आंसर करेंगे, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? बताइएगा, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। देखो 1953 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1953 में क्या होता है, राज्य पुनर्गठन आयोग आता है। ठीक है, क्या होगा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग, ये जो है 1953 में आता है। और इस आयोग की सिफारिश पर 1956 में क्या होगा, तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है। ठीक है, क्या होगा, तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है। पहले आयोग आएगा और आयोग की सिफारिश पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 43वें प्रश्न की तरफ। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? विटामिन सी रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, क्या हो जाएगा, विटामिन सी रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और कहाँ पर ये मिलता है, तो ये खट्टे फलों में मिलता है। खट्टे फलों में की बात करेंगे तो सेब, आंवला, अमरूद, दूध। अब आपको पता है सबसे खट्टा कौन होगा, आंवला। तो जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी अच्छे मात्रा में पाया जाता है। रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट है। 44वें प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में 25 दिसंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 25 दिसंबर को क्या करते हैं, तो सुशासन दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं। 1 दिसंबर की बात करेंगे, एड्स दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एड्स दिवस मनाते हैं। विकलांग दिवस की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 दिसंबर को। ठीक है, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाते हैं। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 45वें प्रश्न का आंसर करेंगे, किसने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की है? चलिए बताइएगा, 45वें प्रश्न की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, किसने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की है? अगर हम लोग अस्थायी बंदोबस्त की बात करें तो इसी को और क्या कहा जाता है, इसी को जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। इसी को और क्या कहते हैं, इसी को इस्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं। तो स्थायी बंदोबस्त कहे, जमींदारी व्यवस्था कहे या इस्तमरारी व्यवस्था कहे, इसकी शुरुआत होती है 1793 में। कहाँ पर यह व्यवस्था लागू हो रही है, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पर, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ये भू राजस्व व्यवस्था लागू होती है। कितने प्रतिशत क्षेत्र पर, तो देश के 19% क्षेत्र पर यह भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया जाएगा 1793 से। और इसका जनक माना जाता है, जो है किसको माना जाएगा, तो इसका जनक जो है वो माना जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 46वें प्रश्न का आंसर करेंगे, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनैतिक गुरु माना था? ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या फिर BR अम्बेडकर। महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनैतिक गुरु माना है? 46वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो 1905 में इन्होंने क्या किया है, 1905 में इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की। ठीक है, किसकी, तो भारत सेवक समाज की स्थापना की है किसने, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गांधी जी इनको अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे 47वें प्रश्न की तरफ। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? भारत और श्रीलंका को कौन सी जल राशि अलग करती है, ये बताइएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। देखो अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, ग्रेट चैनल की बात करेंगे तो जो ये ग्रेट चैनल है ये क्या करता है, तो ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार से सुमात्रा को अलग करता है। ठीक है, क्या करेगा, तो ग्रेट निकोबार से सुमात्रा को अलग करता है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो ये मालदीव से मिनिकॉय को अलग करता है। ठीक है, किससे, तो मालदीव से मिनिकॉय को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या करेगा, तो ये लघु अंडमान से कार निकोबार को अलग करता है। ठीक है, लघु अंडमान से कार निकोबार को अलग करता है कौन, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे
तो क्या हो जाएगा, भारत और श्रीलंका को कौन सी, तो पाक जल संधि अलग करती है। और ये पाक जल संधि किसको किसको जोड़ेगी, तो मन्नार की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी को, ठीक है, किसको किसको, तो मन्नार की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है, बंगाल की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है पाक जल संधि, और भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 48वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था। देखो भारत में अगर बात करें विदेशियों के आने की, तो सबसे पहले कौन भारत में आएंगे, तो वो आते हैं पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगाली के बाद अगर हम लोग बात करेंगे कौन आएंगे, डच आएंगे। डचों के बाद अगर हम लोग बात करेंगे कौन आते हैं, अंग्रेज आते हैं। अंग्रेजों के बाद अगर हम लोग बात करेंगे सबसे लास्ट में कौन आएंगे, तो फ्रांसीसी आते हैं, ठीक है। तो सबसे लास्ट में कौन आएंगे, फ्रांसीसी आएंगे। वास्को डी गामा की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या था, तो ये पुर्तगाली यात्री था। वास्को डी गामा क्या था, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री है, और ये 1498 में केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 49वें प्रश्न का आंसर करेंगे, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। सहरिया जनजाति, थारू जनजाति, गोटिया जनजाति या फिर भूटिया जनजाति, क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या बी, थारू जनजाति, ठीक है। तो नेपाल की तराई वाले क्षेत्र में जो है ये जनजाति रहती है और दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। चलिए आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करेंगे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। क्या होगा, तो अनुच्छेद 243 की अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुच्छेद 243 ये भाग 9 में है, ठीक है। कहाँ पर, तो भाग 9 में अनुच्छेद 243 का प्रावधान किया गया है, और भाग 9 आपको पता है किससे, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था की बात करें कौन सा संशोधन संबंधित है, 73वां संशोधन 1992 जो है 73वां संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। भाग की बात करेंगे 9 होगा। अनुसूची की अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। पंचायतों को कितने विषय प्रदान किए गए हैं, तो 29 विषय प्रदान किए गए हैं। पंचायतों को कितने विषय, 29 विषय प्रदान किए गए हैं। अगर आपसे पंचायत दिवस पूछ ले कि पंचायत दिवस कब मनाते हैं, तो पंचायत दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को, ठीक है। कब मनाते हैं, तो 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाते हैं। तो ये आज के सेशन में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि सेशन को एक बार जाने से पहले लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो अभी के लिए बस इतना ही करूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।